बच्चों, हम लोग पाठ 5 अपक्षय पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपक्षय के प्रभाव को पढ़ेंगे पेज नंबर 73 से। अपक्षय का जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में अपक्षय भी विभिन्न प्रकार का होता है। उष्ण और शुष्क क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पर अधिकतर भौतिक अपक्षय होता है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। भौतिक अपक्षय के लिए दैनिक तापांतर का होना आवश्यक है, दिन और रात के तापमान में अंतर। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये देखने के लिए अधिक मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे दिन के और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर के कारण वहाँ भौतिक अपक्षय होता है। वहीं उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों को अगर हम लोग देखें तो वहाँ रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। रासायनिक अपक्षय के लिए आर्द्रता का होना मुख्य कारण है। आर्द्रता अधिक होगी तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। तो विषुवतीय प्रदेश जितने भी हैं वहाँ पर उष्ण और आर्द्र दोनों ही पाया जाता है, जिसके कारण रासायनिक अपक्षय अधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पर भौतिक अपक्षय में पाला का जो प्रधान मुख्य भूमिका रहती है। पाला पड़ने के कारण दिन में जल जो है रात में बर्फ़ में परिवर्तित होता है। चट्टानों में भौतिक अपक्षय को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कि सदा बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है, वहाँ इस प्रकार की क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। उसी प्रकार चूना क्षेत्र जो रहते हैं अधिकतर वहाँ पे रासायनिक अपक्षय होता है, जहाँ पे विलयन की क्रिया यानी जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का घुलकर निकल जाने की क्रिया मूलतः हमें देखने के लिए मिलती हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न प्रकार के अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय के प्रभाव को अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मृदा का निर्माण होता है अपक्षय के कारण। किस प्रकार होता है अपक्षय के? तो अपक्षय के कारण जो उच्च भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी कटकर वो छोटे होने लगते हैं। शैलों के आंतरिक और बाहरी रूप में परिवर्तन भी होता है और शैल जो अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाते हैं। हिमानियों के द्वारा, नदी के द्वारा, पवनों के द्वारा चट्टानों के जो टूटे अंश हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह बहाकर ले जाती है। शैलों के आंतरिक और बाहरी रूप में परिवर्तन होता है, यानी उनके रासायनिक परिवर्तन के कारण उनका मूल परिवर्तन हो जाता है, खनिजों के रूप बदल जाते हैं। भूमि का उच्च का निम्नीकरण की क्रिया जो अधिकतर होती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, वो टूटने फूटने लगती हैं और रेगोलिथ का निर्माण करती हैं। चट्टानों में जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उनके कारण जो स्तर का निर्माण होता है उसे रेगोलिथ कहा जाता है। और वही रेगोलिथ कालांतर में बहुत समय के अंतर में धीरे धीरे वो छोटे छोटे चूर्ण में बदलती है और मिट्टी का निर्माण करती है। इस प्रकार हम लोग देखें तो अपक्षय का प्रभाव में सबसे पहले मिट्टी का निर्माण होता है कि ऊपर जो चट्टानों के ऊपर जो विघटित छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं उनमें अधिक मात्रा में भग्न चट्टानों के चूड़ी मिले रहते हैं, जो ऊपरी स्तर का निर्माण करते हैं। उसको हम लोग अपक्षय मंडल कहते हैं। और ये ऊपरी स्तर जो है विभिन्न प्रकार के चट्टान चूर्णों से बनी हुई रहती, जो मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, जो कृषि का मुख्य आधार है। इन शिला चूर्णों के समय के साथ ह्यूमस आदि मिलते हैं, जिनमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और मिट्टी में शिला चूर्णों के उर्वरता के बढ़ने के साथ साथ एक लंबी अवधि लगती है जब वो मिट्टी में परिवर्तित, यानी ह्यूमस का बनना, चट्टान के चूर्णों का धीरे धीरे छोटे छोटा होकर मिट्टी में बदलने की क्रिया एक लंबी अवधि तक चलती रहती है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कई लंबे समय के बाद बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जो है धीरे धीरे खंडित होकर विखंडित होकर चट्टान मिट्टी के कणों में बदलते हैं। द्वितीय क्रिया है अपक्षय का मृदा का क्षरण। जिस प्रकार अपक्षय मिट्टी का निर्माण करती है, उसी प्रकार अपक्षय की विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो मिट्टी का क्षरण यानी कि उसको नष्ट भी करते हैं। मृदा क्षरण को हम लोग रेंगती हुई मृत्यु भी कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत का बहकर निकल जाना या सरक जाने के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है और मिट्टी जो है कटान की क्रिया अधिक होते रहने के कारण नीचे के कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाता, मिट्टी अनउर्वरक हो जाती है। इसलिए अपक्षरण को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मिट्टी का जो कटान होता है वो 2 रूपों में
दो रूपों में कहा जाए या मिट्टी के कटान हम लोग 3 रूप देख सकते। मिट्टी का हास जो रहता है वो 3 तरह से होता है, स्तर अपरदन, रील अपरदन और गली अपरदन। स्तर अपरदन यानी भूमि के ऊपर की जो परत होती है चादर की तरह कटकर निकल जाने को हम लोग स्तर अपरदन कहते हैं। रील अपरदन यानी पतली पतली नाली के रूप में जब बहता हुआ जल के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होकर बाहर निकल जाने को हम लोग रील अपरदन कहते हैं। और गली अपरदन जो है रील अपरदन का ही बृहद रूप है, जब नलियाँ जो है बड़ी बड़ी और चौड़ी हो जाए। इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है स्तर के रूप में पूरा बहकर निकल जाता है, उसको हम लोग स्तर अपरदन कहते हैं। और वर्षा की जल के कारण पतली पतली नालियों के रूप में धीरे धीरे वो बहती हुई जब आगे निकलती है तो उसे हम लोग रील अपरदन कहते हैं। और जब यही रील जो है बड़ी और चौड़ी धाराओं के रूप में हो जाती है और गहरी गली के रूप में या गड्ढे बनाकर बहती है तो उसे हम लोग गली अपरदन कहते हैं। इस प्रकार मिट्टी का जो ये अपरदन की क्रिया 3 प्रकार से संभव। मिट्टी के कटाव के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण होता है, हास होता है या कटाव होता है। किस कारण होता है? जो ढीली मिट्टी रहती है ऊपर की परत जो है वर्षा के जल के कारण या पवनों के कारण आसानी से अपरदित हो जाती है, बहकर या उड़कर निकल जाती है। अगर भूमि का ढाल अधिक है तो पवन और बहता हुआ जल तेजी से उसके ऊपर कार्य करता है, उसको बहाकर या काट कर ले जाता है। पेड़ पौधे जो हैं मिट्टी को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं उनकी जड़ें, लेकिन अगर वनस्पति विहीन क्षेत्र है यानी पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी का कटाव अधिक होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं पेड़ पौधे नहीं होने के कारण वो ढाल में बहकर परत के परत रूप में निकल गई है। अधिक पशुचारण के करने के कारण गाय भैंस और बकरी के खूर जो है मिट्टी को खरोच कर निकाल ले जाते, जिससे मिट्टी की परत ढीली हो जाती है। गलत कृषि पद्धति के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है। इन सब के कारण जो है मिट्टी का कटाव अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो मिट्टी के कटाव को रोकने या संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो पौधों के बीच यदि अनावृतिक भूमि को जैव पदार्थ वाला या जैव प्रवाल से ढक दिया जाए यानी अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगा दिए जाएं तो मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पे वैदिक फार्मिंग की जानी चाहिए यानी सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी का अपरदन कम हो। चित्र में अगर देखें तो ये सीढ़ीनुमा खेत एक के बाद एक स्तर में इनकी खेती की जाती है ताकि ऊपर की मिट्टी का कटाव जो है नीचे के स्तर पर आकर अटक जाए नीचे के स्तर से और नीचे की तरफ, तो मिट्टी बहकर नहीं जा पाती, इन्हीं स्तरों में वो फंस कर रह जाती है। समुच्च रेखीय अगर जुताई किया जाए यानी खेती इस प्रकार से किया जाए एक दूसरे के समानांतर हों तो मिट्टी का कटाव जो है रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। बहता हुआ जल जो इनको अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे सीढ़ीनुमा खेती उसी प्रकार ढलानों में अगर हम लोग समुच्च एक दूसरे के पैरेलल में अगर खेती करें तो मिट्टी के कटाव को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। रक्षक मालाएं तैयार की जाए। उष्ण क्षेत्रों में समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती हैं जो मिट्टी को अपरदित करने में मदद करती हैं। इन्हें रोकने के लिए अगर हम लोग पेड़ों की कतार लगा दिया जाए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पंक्तिबद्ध में अगर पेड़ लगाए जाएं तो हवा की गति को रोकने में मदद करती हैं और बहते हुए जल को भी रोकने में मदद करती हैं, जिनके द्वारा हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। समुच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाया जाए यानी कि इस पैरेलल में एक दूसरे के समानांतर में पत्थरों को, घास को, मृदा का उपयोग किया जाए, रोका जाए तो बहते हुए जल को और रोकने में ये मदद करते हैं, जिससे मिट्टी के कटाव कम होता है। चट्टानीय बांध बनाना जहाँ पे जल का प्रवाह अधिक होता है वह कम करने के लिए, नालिकाओं की रक्षा करने के लिए मृदा क्षति को भी ये रोकता है, यानी चट्टानों के बांध बनाए जाते हैं। नदी बांध आप लोगों ने देखा होगा, नदी के किनारे पत्थरों को रख कर बांध बनाया जाता है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। साथ ही साथ बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की फसलें का उत्पन्न करना यानी फसल चक्र को बढ़ावा देना चाहिए। फसल चक्र का अर्थ होता है एक कृषि में एक बार फसल उगाने के बाद फिर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना,
जैसे आलू की खेती करने के बाद अगर मटर की खेती की जाए तो कम रासायनिक खाद और कम परिश्रम के द्वारा अधिक फसल उगाया जा सकता है। उसी प्रकार धान की खेती के बाद दलहन की कृषि करनी चाहिए ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, अति पशुचारण को नियंत्रण करना चाहिए, झूम कृषि व्यवस्था को रोकना चाहिए। झूम कृषि यानी पहले आदिवासी लोग जो हैं जंगलों को आग लगाकर या काट कर उसको साफ कर देते हैं, फिर लगातार कुछ वर्षों तक 4 से 5 साल तक उसमें कृषि करते हैं। इस पद्धति को झूम कृषि कहते हैं। इसे रोकना चाहिए, यानी जंगलों को काटने और आग लगाने से बचाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाई जा सके। समानांतर जुताई करना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल में बिल्कुल एक अगर हम लोग खेती करें तो इस प्रकार हम लोग मिट्टी के संरक्षण को रोक सकते हैं, क्योंकि मृदा जो है मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। कृषि करने के लिए या फिर उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं तो इसका बचाए रहना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने अपक्षय पाठ को पूरा पढ़ लिया है, देख लिया, और इसके प्रश्नोत्तर हम लोग बाद में भेज रही हूँ।